हमारे पास उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, हटाए गए दर्जाधारी नेताओं पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। हटाए गए दर्जाधारी नेताओं पर कार्रवाई के आदेश। दर्जा समाप्त होने के बावजूद नेता वाहन सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने विभागों के विभागाध्यक्षों को आदेश दिए। ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए गए जिन्होंने न तो वाहन वापस लौटाया, न सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल छोड़ा। दर्जा समाप्त किया जा चुका है और तीरथ सिंह रावत ने सत्ता में आते ही बड़े फैसले कुछ लिए थे। उनमें से एक बड़ा फैसला यह भी था, निर्देश दिए गए कि वो तत्काल इसमें कार्रवाई करें। ये तो विभाग देखेंगे, इसको विभाग का तो तत्काल हटाने के आदेश है। ये विभागों को देखना है, अगर किसी विशेष मामले में शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो मुख्य सचिव को आपने सुना। और आपको बता दें, तीरथ सरकार ने पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार के समय तैनात किए गए दर्जाधारियों की छुट्टी कर दी है। बावजूद इसके कुछ दर्जाधारी, पूर्व के दर्जाधारी सरकारी वाहनों का, सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विनोद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या इसका कोई डेटा है, कोई जानकारी कि कितने पूर्व के दर्जाधारी हैं जो अभी भी सरकारी वाहनों का या सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुख्य सचिव को यह बयान देना पड़ा? राजीव, देखिए, करीब एक सप्ताह हो गया है कि जब तीरथ सरकार की ओर से एक पत्र जारी किया गया था और जितने भी त्रिवेंद्र सरकार के समय में जितने दर्जाधारियों की नियुक्ति हुई थी उनको हटाने के निर्देश मुख्य सचिव की ओर से यानी उत्तराखंड शासन की ओर से किए गए थे। लेकिन करीब एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कुछ ऐसे दर्जाधारी हैं जो लगातार बने हुए हैं। सरकारी गाड़ी से लेकर गनर तक लगातार उनका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। जितनी भी सरकारी सुविधाएं उनको दी जाती थी दर्जाधारी नियुक्त होने के बाद में, उनको वो सेवा पूर्ण रूप से उनकी चल रही है। और ऐसे में अब राज्य सरकार ने सभी दर्जाधारियों को हटा दिया है और ये भी जरूर माना है कि अब कोई भी दर्जाधारी की नियुक्ति सरकार नहीं करेगी। लेकिन ऐसे में अब मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से एक पत्र जारी किया गया था, करीब एक सप्ताह हो गया है राजीव, कि सभी दर्जाधारियों की जो सेवा है वो समाप्त कर दी गई है। अब ऐसे में जितने भी विभाग हैं जहाँ पर दर्जाधारियों की नियुक्ति हुई थी अलग अलग विभागों में, अब विभागों की ओर से कोई भी पत्र यानी आदेश जारी नहीं किया गया है कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। अब ऐसे में जितने गाड़ी से लेकर गनर तक तमाम जितने दर्जाधारी थे, बहुत से ऐसे दर्जाधारी हैं जो अभी तक गाड़ी से लेकर गनर तक का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका संज्ञान लेकर मुख्य सचिव ने कहा है कि अगर कोई इस्तेमाल करता हुआ दर्जाधारी पाया जाता है तो विभागों को बोल दिया गया है कि उस पर कार्रवाई करे। विनोद, आप हमारे साथ बने रहे हैं। बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों को जानकारी दे दी है कि अगर कोई वाहन का इस्तेमाल करते हुए या सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उस पर तुरंत एक्शन ले कार्रवाई करें। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 1109 नए केसेस सामने आए। 5 लोगों की 24 घंटे में कोरोना की वजह से जान चली गई। ये 24 घंटे का आंकड़ा है। उत्तराखंड का एक छोटा सा प्रदेश, 1109 केसेस, 5 लोगों की जान गई है 24 घंटे में। और कुल संक्रमितों की संख्या 1,04,711 पहुंच गई है। उत्तराखंड का ये कोरोना का आंकड़ा है। 1000 से ज्यादा केसेस आए हैं और सबसे ज्यादा केसेस देहरादून और हरिद्वार से। और विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, 1000 से ज्यादा केसेस उत्तराखंड के किस हिस्से से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे? देहरादून और हरिद्वार का कितना योगदान है इस 1000 के आंकड़े में? जी राजीव, देखिए, कोरोना की दूसरी लहर में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा उत्तराखंड का है कि करीब 1109 का आंकड़ा कल का उत्तराखंड का है कि लगातार अब एक बार फिर से दूसरी लहर जिस तरह से कोरोना संकट काल की चल रही है उसमें सबसे बड़े अब अलग अलग जनपदों से आंकड़े अब आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा राजधानी देहरादून का है, करीब 500 से ज़्यादा आंकड़े हैं और उसके बाद में हरिद्वार है। और ऐसे में ये ज़रूर माना जाए कि अब लगातार कोरोना की संख्या में एक बार फिर से इजाफा होता जा रहा है। और जो सामान्य गति हमने पूर्व में देखी है, उत्तराखंड में हल्की सामान्य गति कोरोना की हुई थी, लेकिन वो एक कारण सिर्फ ये था कि जो टेस्टिंग प्रक्रिया थी वो धीमी थी, इसी वजह से हल्की संख्या जरूर देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जितनी भी संख्या बढ़ती जा रही है उसका कारण ये है कि अब टेस्टिंग प्रक्रिया तेज़ी से हो रही है और यही वजह है कि लगातार बड़ी संख्या में अब कोरोना मरीज मिल रहे हैं। और यही वजह है कि अब देखिए
अब देश का आयोजन महाकुंभ हरिद्वार में होने जा रहा है कि राज्य सरकार जहां एक सख्ती कर रही है, तो वहीं अब लगातार कोरोना की बढ़ती संख्या इस बात का सबक दे रही है, चुनौती दे रही है आखिरकार किस तरीके से कोरोना पर कंट्रोल होगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हरिद्वार में महाकुंभ होना है, उसको देखते हुए लगातार जिस तरह से संख्या राजीव बढ़ रही है कोरोना की, वो तो बड़ी एक सरकार के सामने, शासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आखिरकार इस बड़े आयोजन पर किस तरीके से इसको सकुशल संपन्न कराया जा सके। लगातार जितनी भी तैयारी राज्य सरकार की थी वो पूरी है और ऐसे में अब करीब 25 ऐसी चेक पोस्ट है जहां पर टेस्टिंग प्रक्रिया चल रही है कि जो भी उत्तराखंड में आएगा उसको टेस्टिंग प्रक्रिया के बाद में उत्तराखंड में एंट्री मिलेगी। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है उसके पास, उसी को एंट्री उत्तराखंड में मिलेगी। तो ये जरूर माना जाए कि जितने भी देश के अलग अलग राज्य, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, केरला हो, तमाम अन्य राज्यों में जिस तरह से कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ रहा है और कई राज्यों में तो राजीव नाइट कर्फ्यू की भी स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री से भी कल हमने ये जरूर बात की थी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नाइट कर्फ्यू की स्थिति अब उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन हालांकि कोरोना में जबरदस्त उछाल जरूर हो रहा है। जो संख्या है बिल्कुल बहुत बढ़े हुए और खासतौर पर देहरादून सवाल ये उठता है, हरिद्वार में कुंभ चल रहा है लेकिन केसेस देहरादून से इतने आ रहे हैं जो चिंता वाली बात है। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 500 से ज्यादा केसेस देहरादून से आए, तो 300 से ज्यादा केसेस हरिद्वार से आए हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में कुछ कड़े निर्देश दिए जा सकते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाने की बातें कही हैं, दावा किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि 12 राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद एंट्री दी जा रही है। उनका कहना है कि कोरोना को लेकर सरकार हर वाजिब कदम उठा रही है। 29 लाख की हमारे लक्ष्य डिमांड थी, 13 लाख हमको पहुंचा। 5 लाख मैंने तत्काल परसों ही भारत सरकार अपने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से आग्रह किया है कि हमको तत्काल चाहिए, वो भी आ जाएगा। और साथ ही सब जगह हमने कहा है कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं और सैनिटाइज के साथ साथ डिस्टेंस भी बना के रखें। जो इसका पालन नहीं करेंगे साथ में सख्ताई भी होगी। वहीं सीएम रावत ने शिक्षा विभाग की भी एक अहम बैठक ली और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कोविड काल के चलते सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिए गए। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने बैठक की और कोविड के सिलसिले में बैठक हुई जिसमें उन्होंने कहा कि सभी सैनिटाइज करें खुद को और इससे इतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी एक बैठक हुई और मुख्यमंत्री ने सभी से यही अपील की। अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के कहर की वजह से मसूरी में पर्यटन पूरी तरह से प्रभावित हो गया और इसी को लेकर उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि मसूरी में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए। मसूरी में पर्यटन सीजन बुरी तरह से प्रभावित है और यहाँ पर पर्यटक नाम मात्र के दिखाई दे रहे हैं। मसूरी में बिना लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है। शहर में ऐसा हो रखा है जैसे मानो कर्फ्यू लग गया है। हमारी चिंता ये है कि पिछले साल का लॉकडाउन तो हम जैसे तैसे झेल गए थे। इस साल में अगर कोई दिक्कत हुई गर्मियों के सीज़न में तो हमारा पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा और जब हमारा व्यवसाय चौपट होगा तो उसका नेचुरली उसका असर है वो हमारे कर्मचारियों पर आएगा, उनके रोजगार पे आएगा, सरकार के राजस्व पे आएगा। खबर अब हरिद्वार से। आज से लागू होगा नया ट्रैफिक प्लान और 12-14 तारीख को, 12 अप्रैल को और 14 अप्रैल को शाही स्नान है। उससे पहले नया ट्रैफिक प्लान लागू होगा। ये बड़ी खबर आपको हरिद्वार से दे रहे हैं। शाही स्नान सफलतापूर्वक करवाना ही अब प्राथमिकता है। चुनौती है मेला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की और कोरोना संक्रमण के साथ भीड़ नियंत्रण करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। अब शाही स्नान के मौके पर हुजूम उठेगा, साधु संतों की बड़ी संख्या दिखेगी, आम लोग वहां पर पहुंचेंगे। ऐसे में ये नया ट्रैफिक प्लान। पंकज राणा खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नया ट्रैफिक प्लान क्या है पंकज, आप दर्शकों को बताएं।
राजीव देखिए 12 और 14 तारीख को हरिद्वार में 2 बड़े शाही स्नान होने जा रहे हैं। उसी के मद्देनजर मेला प्रशासन पिछले कई दिनों से लगातार तैयारी में जुटा हुआ है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि ट्रैफिक को कैसे व्यवस्थित किया जाए। उसी के लिए एक नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। इस ट्रैफिक प्लान के तहत जो भी हरिद्वार के अंदर एंट्री करेगा चारों ओर से, चाहे वो बिजनौर की ओर से आए, उत्तर प्रदेश की ओर से आए, हिमाचल की ओर से आए, हरियाणा की ओर से आए, दिल्ली से आए, मुजफ्फरनगर से आए, उनके लिए अलग अलग रूट तैयार किए गए हैं। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 2 पहिया वाहनों से आता है तो 2 पहिया वाहनों के लिए अभी 2 दिन तक छूट दी गई है, यानी कि आज और कल अभी छूट दी जाएगी। लेकिन बाजारों में और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होंगे उनमें जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जो हरिद्वार की ओर से ट्रैफिक आएगा उसको जो सारा पार्किंग है उसके आसपास के एरिया में पाया गया है और इसके साथ साथ ही जो नेपाली फार्म है उससे उसको डाइवर्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ओर नजियाबाद की ओर से आने वाले जो वाहन होंगे उसको चंडी पुल के पास से गौरी शंकर पार्किंग है उसमें पार्क किया जाएगा। इसी तरह से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और हरियाणा की ओर से आने वाले वाहनों को अलग अलग जगह वहां पर व्यवस्थित किया गया है, वहां पर पार्किंग की जाएगी और रोडवेज बसों को भी हरिद्वार के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए आज एक बड़ी ब्रीफिंग की जाएगी। सभी जो ट्रैफिक के अधिकारी कर्मचारी होंगे, पुलिस के कर्मचारी होंगे, जो ट्रैफिक व्यवस्था में पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे, उनको आज सभी की जानकारी दी जाएगी। उससे पिछले दिनों राजीव ये जानकारी मिली थी, इस तरह की सूचनाएं मिली थी कि जो पिछला 11 तारीख का 11 मार्च का स्नान हुआ था, शाही स्नान हुआ था, उसमें लोगों को कई किलोमीटर पैदल चल के हर की पौड़ी में स्नान करने के लिए पहुंचा गया। तो इस बार जो पुलिस प्रशासन ने उसने ये व्यवस्था की है कि शटल बसें इस बार चले जाएंगी ताकि यात्रियों को लंबे दूरी तय न करनी पड़े, इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ ही जो साधु संत है उनसे कोऑर्डिनेट बैठक कल की गई थी। इसके लिए जो साधु संत है उनसे कोऑर्डिनेट बैठक के तहत ये तय किया गया है कि जो भी तमाम अखाड़े हैं उनके शाही स्नान का समय और वक्त तय कर दिया जाए। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के जो संत है वो स्नान करेंगे, उसके बाद जूना अखाड़ा स्नान करेगा, इसके बाद महानिर्माणी अखाड़ा स्नान करेगा, चौथे नंबर पर बैरागी अखाड़े के जो संत है वो स्नान करेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद कर ली गई है क्योंकि अब पुलिस प्रशासन और मेला प्रशासन का ये मानना है कि आज रात से हरिद्वार में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और एक जानकारी राजीव मैं ये भी दे दूं कि जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं उनको 9 तारीख से 15 तारीख तक बंद कर दिया गया है। बाहरी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंध हरिद्वार के अंदर रहेगी। इस तरह का ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। पुलिस का ये दावा है कि ट्रैफिक प्लान है ये पूरे देश भर का सबसे बड़ा ट्रैफिक प्लान इस बार सबसे बड़ा आप बताने की ट्रैफिक प्लान है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हैवी वाहनों की एंट्री रोक दी गई है, यहाँ तक कि रोडवेज बसें भी अभी दाखिल नहीं हो पाएंगी। और अब अगली खबर पौड़ी से है जहां पर वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर कोट ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय तोड़खिया वनाग्नि की चपेट में आता दिख रहा है। और गनीमत ये रही है कि प्राथमिक विद्यालय का संचालन कोरोना के दौर में शुरू नहीं हुआ है, वरना छात्रों को बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती थी। आप देखिए ये स्कूल के भीतर की तस्वीरें हैं जहां प्रांगण में जो सामान है वो जलता हुआ दिख रहा है। और अगर यहाँ पर छात्र पढ़ते तो एक बड़ी आफत आ सकती थी। कब इस पर काबू पाया जा सकेगा वनाग्नि पर, ये कोई नहीं बता सकता। वन विभाग गहरी नींद में है। खबर हल्द्वानी से जहां पर ट्रेंचिंग ग्राउंड में फिर से आग लग गई और आग लगने के बाद यहां पर प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है क्योंकि धुएं का गुबार हर तरफ है, धुआं छाया हुआ है। ट्रेंचिंग ग्राउंड में आग लगी और उसके आसपास रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कूड़े की गाड़ियों को ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाने से फिलहाल रोका जाएगा और नगर निगम की तैयारियां हैं। खबर अब रुड़की से जहां पर गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी और आग से गेहूं की करीब 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से आग लगी, ऐसी बातें सामने आई। अब खबर नैनीताल से जहां पर पुलिस ने जंगल में आग लगाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। भवाली के वन रेंजर मुकुल चंद शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उनकी टीम ने नैनीताल के हरिनगर निवासी अशोक कुमार पुत्र सुरेश लाल को जंगल में आग लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। हमारा जो है भुवन नाम जो है गश्त में था। गश्त के दौरान उसने देखा कि रास्ते में एक जो है अपना जो है मोटरसाइकिल में जा रहा था, तो वहाँ पर उसने जो एक आदमी को आग लगाते हुए देखा, तो उसको हमने पकड़ा। पकड़ने के बाद देखा कि उसका नाम अशोक कुमार सुरेश लाल आदि था। उसको पकड़ के पुलिस के बाद FIR दर्ज कर दी। रुद्रप्रयाग में मौसम बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में भी बर्फ गिरी है और बर्फबारी के बाद केदारपुरी एक बार फिर से सफेद नजर आ रहे हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बर्फ दिखाई दे रही है।
केदारनाथ की यात्रा शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उससे पहले ही बर्फबारी होने से यात्रा की तैयारियों पर भी असर पड़ सकता है। तो ये तस्वीरें हैं बाबा केदार के धाम की। आप देखेंगे कि वहां पर लोग भी हैं। अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, लेकिन कुछ साधु संत जो वहां पर रहते हैं वो इस सीजन में वहां डटे रहते हैं। और ये तस्वीरें हैं यात्रा की तैयारियों पर। चूंकि यात्रा कुछ वक्त बाद शुरू होनी है, तो ऐसे में संभावनाएं थोड़ी कम है। अब खबर हल्द्वानी से। यहां पर सांसद अजय भट्ट ने वन नागरिक को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और सख्त दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों से दावानल में हुए नुकसान का फीडबैक लिया। अजय भट्ट ने कहा कि अधिकारी जंगलों में लगी आग पर कड़ी नजर रखें और 24 घंटे अलर्ट पर रहें। उन्होंने कहा कि दावानल के लिहाज से बजट की कमी आगे नहीं आएगी। आगे है। उनका कहना है कि बनारस में भी कुंभ होता है। नहीं, ऐसा कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि जुबान फिसल जाती है। तीरथ जी जैसा डाउन टू अर्थ और बहुत ही निहायत शरीफ, आप अपना फ़ोन करके देखिए, आपका उत्तर आएगा और आपकी समस्याओं को समाधान के लिए उनका डेडिकेशन है। नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने कहा ना, जीप फिसल जाती है, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री के बनारस वाले बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। हालांकि दूसरी तरफ एक सवाल ये है कि बजट में कमी नहीं है, लेकिन जो पेड़ जल चुके हैं, क्या वो पेड़ दोबारा खड़े हो पाएंगे? अब आगे बढ़ते हैं, उत्तरकाशी का रुख करेंगे, जहां पर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला दौरा था, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां तांबा खानी सुरंग के बाहर से उनका स्वागत किया गया और इस दौरान मदन कौशिक ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बैठना हुआ है, अभी भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठूंगा और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक बड़ा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है। हम बूथ तक का संगठन हमारा तैयार है, काडर हमारे पास है और इस कार्यकर्ता का उत्साह और मजबूत संगठन, इस आधार पर 2022 में हम बड़ी विजय प्राप्त करें 2017 से भी, ऐसा मुझे विश्वास है और कार्यकर्ता इसी पर काम कर रहा है। उत्तराखंड में पुलिस की तरफ से भिक्षावृत्ति की रोकथाम और भिक्षावृत्ति में शामिल बच्चों के पुनर्वास के लिए ऑपरेशन मुक्ति चलाया जा रहा है और इसी के तहत देहरादून में बिंदाल बस्ती में कैंप लगाया गया, जिसमें पुलिस की टीमों के साथ ही स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग की टीमें भी शामिल है। इस दौरान भिक्षावृत्ति में शामिल बच्चों और उनके परिजनों की काउंसलिंग की गई। बच्चों के अभिभावकों से कहा गया कि वो अपने बच्चों से भिक्षा मंगवाने के बजाय उनको स्कूल भेजें। पुलिस ने करीब 425 बच्चों को चिन्हित किया जो शहर के अलग अलग स्थानों पर भिक्षावृत्ति का काम करते हैं। 125 बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं। अब पुलिस और शिक्षा विभाग मिलकर ऐसे बच्चों को स्कूल भेजने की बात कह रहा है। को चिन्हित करके उन्हें समाज के एक उपयोगी अंग के रूप में विकसित करने का प्रयास ये ऑपरेशन मुक्ति है और इस प्रयास के चरण में बच्चों को चिन्हित किया गया है। कुछ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी चिन्हित किया गया है। यद्यपि अभी स्कूल बंद है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो इनका एडमिशन भी स्कूल में कराया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, आईआईटी रुड़की में कोरोना का कहर देखने को मिला है और अब तक 89 छात्रों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना पॉजिटिव मिले अब तक 89 छात्र संक्रमित मिले और परिसर के 5 हॉस्टल को सील कर दिया गया है। फिलहाल बाहर से आने वालों पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर रुड़की से, आईआईटी में कोरोना का ये कहर देखने को मिला। 5 हॉस्टल को सील कर दिया गया। फिलहाल बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई, कोई भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। 5 हॉस्टल सील कर दिए गए। इस बार कम बारिश की वजह से पिथौरागढ़ का किसान परेशान है। बारिश कम होने से इस बार सूखे के हालात पैदा हो गए। उद्यान विभाग के अधिकारी मानते हैं कि कम बारिश की वजह से आने वाले दिनों में किसानों के उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही गवर्नमेंट में पाक प्रशासन ने वाटर हॉल बनाने का काम शुरू कर दिया है। जंगल के अंदर वन्य जीवों को पानी मिल सके, इसके लिए वाटर हॉल्स में पानी भी डाला जा रहा है और कुछ वाटर हॉल्स में तो बताया जा रहा है कि कुछ तो कुदरती स्रोत से इनको जोड़ा गया है ताकि उनमें पानी आता रहे लगातार। दरअसल गर्मी बढ़ते ही जंगल में पानी की समस्या होने लगती है, जिस वजह से पानी की तलाश में वन्य जीव आबादी वाले इलाकों का रुख करते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में पानी की समस्या होने लगी है।
विकासनगर के चक्राता में पानी की समस्या है। त्यूणी तहसील क्षेत्र में पानी की समस्या शुरू हो गई है। लोग पानी लेने के लिए नलों के सामने कतार में खड़े दिखाई देते हैं, मगर ज्यादातर हैंडपंप खराब हैं, जिस वजह से पानी को लेकर मारामारी हो रही है। बतराज खान में सल्ट विधानसभा के सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया और बैठक में तय किया गया कि जब तक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं दिया जाएगा, तब तक कार्यकर्ता सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे।